Hello aspirants, welcome to my channel Judiciary with Ruchi. How are you guys? Hope you're all fine. So, कल हमने फैक्ट की डेफिनेशन को पढ़ा था. That it means and includes state of things, relation of things, capable of being perceived by the senses, and any mental condition of which any person is conscious. So हमने ये फैक्ट पढ़े थे. एक तो था हमारा फिजिकल, एक था हमारा साइकोलॉजिकल. तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने रिलेवेंट को. हम डेफिनेशन एक बार हम बेयर लैंग्वेज से पढ़ते हैं, उसके बाद विल गो विद द एक्सप्लेनेशन. सो सी रिलेवेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेवेंट? आपको क्या लगता है रिलेवेंट क्या बताना चाह रहा है? किसी भी चीज़ का हम किसी चीज़ के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, वो एक रिलेवेंसी क्रिएट कर रहा है. ठीक है, अब वो देखते हैं. वन फैक्ट, कोई भी वन फैक्ट है, ये नॉर्मल फैक्ट है. ये भी हम रिलेवेंट फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. जो हमने फैक्ट पढ़ा था, सारे फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स हैं, वही एक नॉर्मल फैक्ट है. इज सेड टू बी रिलेवेंट. वो कब रिलेवेंट कहा जाएगा? टू अनदर. रिलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड. दिस इज इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर कि वो एक ऐसा फैक्ट है जो कि कनेक्टेड है दूसरे से विथ द अदर इन एनी ऑफ द वेज. ये एनी ऑफ द वेज का क्या मतलब है? इन एनी ऑफ द वेज का मतलब जो है, कोई भी तरीके, जो आपको तरीके बताए गए हैं कि ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं, जो कि प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में दिए गए हैं. बेसिकली रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है वो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक. रिलेवेंसी ऑफ जो फैक्ट्स हैं वो हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब वो आएगा. तो दिस इज़ द रिलेवेंसी. अब एक कोई भी फैक्ट है, कोई भी नॉर्मल फैक्ट को हम रेलेवेंट कब मानेंगे? जब वो दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है कि जो इस तरीके की, जो हमारे सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 के बीच में फॉल कर जाएगा. बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहना चाह रहा है कि भाई तुम कोई भी फैक्ट ले आओ, उस फैक्ट को मैं रिलेवेंट कर दूंगा अगर वो मेरे अंदर जो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक दिए गए हैं उसमें फॉल कर रहा है. अदरवाइज़ वो नहीं होगा, अदरवाइज़ वो इरेलेवेंट हो जाएगा. तो ये चीज़ है. अब रिलेवेंट का क्या है कि क्यों हमें रिलेवेंसी क्रिएट करनी है? क्या ज़रूरत है हमें रिलेवेंसी क्रिएट करने की? क्योंकि हमें फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए रिलेवेंट फैक्ट की ज़रूरत है. अब एज इन फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, अब इसको जान लेते हैं. सी, फैक्ट इन इशू जो है हमारा, वो है फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड. ठीक है, इशू को प्रूव करना. जैसे ए है, ए ने बी का मर्डर कर दिया. ठीक है, अब वहाँ पे हमारा फैक्ट इन इशू क्या होगा? फैक्ट इन इशू होगा हमारा कि क्या ए ने बी का मर्डर किया. ये हमारा फैक्ट इन इशू है. फैक्ट इन इशू को हम फैक्टम प्रोबेंडम भी बोलते हैं गाइस. याद रखिएगा, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्ट इन इशू, उसको हम प्रिंसिपल फैक्ट भी बोलते हैं. प्रिंसिपल फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड. ये होगा हमारा फैक्ट इन इशू. सो इशू से आप क्या समझते हैं? इशू तो बेसिकली वही हुआ ना कि एक पार्टी आपको डिनाई कर रही है, एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, तभी तो इशू फ्रेम होंगे. भाई मैंने कहा कि आपने मेरे घर से कोई सामान चुराया, आपने कहा मैंने नहीं चुराया. जब एक तरफ से असर्शन आ रही है, दूसरी तरफ से डिनायल आ रहा है, तभी तो वो इशू क्रिएट करेगा, तभी तो वो डिस्प्यूट बनेगा. तो वही डिस्प्यूट जो है उसको जो हमें प्रूव करना होता है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू. जिसे हम फैक्टम प्रोबेंडम भी बोलते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल फैक्ट भी बोलते हैं. प्लीज़ गाइस ये याद रखिएगा, ये दोनों वर्ड ही यूज़ किए जाते हैं फैक्टम प्रोबेंडम प्रिंसिपल फैक्ट्स के लिए. एंड बेसिकली जो रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं
उनको हम रिलेवेंट फैक्ट की बात कर रही हूँ मैं। रिलेवेंट फैक्ट को हम लोग फैक्टम प्रोबेंस बोलते हैं। फैक्टम प्रोबेंस एज इन व्हाई डू वी से इट फैक्टम प्रोबेंस? फैक्टम प्रोबेंस का मतलब ये होता है वो एविडेंशियरी फैक्ट्स which help us to prove the fact in issue or principal fact. Are you getting my point? कि फैक्टम प्रोबेंस वो होंगे वो एविडेंशियरी फैक्ट्स मतलब जो जिनके हम एविडेंस दे सकते हैं, जिन फैक्ट्स के हम एविडेंस देंगे ताकि हम इस फैक्ट इन इशू को प्रूव कर पाएँ, वो हो जाएगा हमारा रिलेवेंट फैक्ट। दैट इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट से ही तो आप किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव करोगे ना। तो दिस इज द ब्रॉड आइडिया। नाउ अब आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि फैक्टम प्रोबेंस जो है वो है एविडेंस फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट जो आप देंगे, और फैक्टम प्रोबेंडम है फैक्ट इन इशू, जो प्रिंसिपल फैक्ट आपको प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल अगेन। ए है, मर्डर करा उसने बी का, ये हमारा है फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब क्या होता है, ए और बी ना बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। मैं यहाँ पे आपको अभी ये बता रही हूँ कि फैक्ट इन इशू क्या है। ये बी ने ए ने बी का मर्डर किया, ये फैक्ट इन इशू है। नाउ क्या हुआ, एक रात पहले जब बी का मर्डर हुआ तो ए और बी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वो लोग पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी करते करते दोनों में कुछ अनबन हुई और दोनों ने हाथापाई हो गई। उसके बाद लड़ाई करके वो लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद बी को बड़ा गुस्सा आया कि यार इसने तो मुझे ऐसे बोल दिया। उसने कहा देख लूँगा। उधर से ए ने भी यही सोचा, फैक्ट्स तो क्रिएट हो रहे हैं ना, कि उसके दिमाग में फैक्ट चल रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स ही थे अभी तक नॉर्मल। ए ने सोचा, उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने मुझे मारा, अभी बताता हूँ उसको जाके। उसको गुस्सा आया, उसने निकाली अपनी गन और उसने जाके बी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ फैक्ट्स तो सारे क्रिएट हो रहे हैं, पर ये रिलेवेंसी बता रहे हैं या नहीं, ये अब हम पता करेंगे। ए गया, ए ने पार्टी करी, गुस्सा आया, दोनों में फाइट हुई, एंड देन ए मर्डर्ड बी। ये हमारे पास सिचुएशन है। सो अब ये जो पार्टी हुई उनके बीच में, जो फाइट हुई उनके बीच में, ये सब अभी तक सिर्फ नॉर्मल फैक्ट हैं। रिलेवेंट कब हो जाएंगे? रिलेवेंट तब हो जाएंगे जब ए का मर्डर हो जाएगा और ये चीज़ इशू में आएगी कि भाई ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया। ये फैक्ट इन इशू आ जाएगा। फैक्ट इन इशू के बाद जब हम उसको रिलेवेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये हम देखेंगे कि भाई ये 5 से लेके 55 तक की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। 5 से लेके 55 जो प्रोविजन दे रखे हैं उसमें ये रिलेवेंसी क्रिएट कर रहा है, तो ये रिलेवेंट है, नहीं तो ये रिलेवेंट नहीं है। अब ऑब्वियसली अब तक तो ये नॉर्मल फैक्ट था कि पार्टी हुई, फाइट हुई, लेकिन जैसे ही उसका मर्डर हुआ, ये चीज़ की सूट फाइल किया गया, ये चीज़ सामने आई, तो ये रिलेवेंट फैक्ट बन गया। अब तक ये नॉर्मल फैक्ट था, पर ये रिलेवेंट क्यों बना? क्योंकि उसको एक मोटिव मिल गया। भाई उन दोनों के बीच में फाइट हुई तो उनको मोटिव क्रिएट हो गया ना, तो इस मोटिव की वजह से उसने उसको मार दिया। तो ये जो है हमारी रिलेवेंसी होती है, ये हमारी रिलेवेंसी होती है। नाउ अब हम देखें कि रिलेवेंसी क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम रिलेवेंसी ना भी क्रिएट करें तो क्या दिक्कत है, क्यों करनी है हमें? क्योंकि हमें इशू जो है उसको प्रूव करना है। जैसे कि अब हम देखेंगे कि रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं उनसे हम क्या पता लगाते हैं कि हम उनसे एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास एक रीज़नेबल प्रिजम्पशन ड्रॉ हो रही है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, यही है ना भाई। हमने अभी डिस्कस किया कि भाई मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने बी के घर रॉबरी करी, दोनों ने बीच में, ए ने बी के घर में रॉबरी करी, तो अब क्या था, वो उसके घर गया, उसने 3-4 दिन देखा कि भाई कोई है या नहीं है,
उसके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जैसे उसे मौका मिला उसने रॉबरी कर ली। ये सब अभी तक तो नॉर्मल फैक्ट है। जिस दिन रॉबरी हुई और ये चीज़ क्वेश्चन में आई कि क्या भाई उन्होंने रॉबरी की है नहीं की, ए ने बी के घर रॉबरी की है नहीं की, ए ने कहा मैंने नहीं की, बी कहता है तूने की है, तो जब ये क्वेश्चन में आएगी तो ये बन जाएगा हमारा फैक्ट इन इशू और हमें इसे प्रूव करना है रिलेवेंट फैक्ट से। दीज आर बेसिकली द एविडेंशियरी फैक्ट्स जिन्हें हमें यूज़ करके फैक्ट इन इशू को प्रूव करना है। सो ये दो बातें थी, दिस इज़ द फैक्टम प्रोबेंडम एंड दिस इज़ द फैक्टम प्रोबेंस, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये रीजनेबल प्रिजम्पशन कैसे ड्रॉ हो रही है? जब हमने ये देखा कि भाई उसकी रॉबरी हो गई तो ये पता चला किसी के थ्रू कि हाँ यार ए जो है ना वो बी के घर रॉबरी करने से पहले ना कई दिन उसके घर के पास भटक रहा था, कई दिन तक उसके घर पे देख रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नज़र जमाए बैठा था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने हाथ साफ कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिलेवेंसी क्रिएट करिए कि हम एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ए ने बी के घर रॉबरी क्यों करी, क्या उसके सर्कमस्टांसेस थे कि हाँ भाई उसको पैसे की ज़रूरत थी, वो काफ़ी दिनों से उसकी ताक में बैठा था। तो ये सब एक रिलेवेंट फैक्ट्स बन जाएंगे, हम एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है जो इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली है कि हम जो ये रिलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं ये काफ़ी रिमोट नहीं होनी चाहिए। रिमोट एज इन टू रिमोट नहीं होना चाहिए। टू रिमोट मतलब दूर, इनमें इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए कि हम ये ना पता लगा पाएँ कि रिलेवेंट कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो दोनों फैक्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो वो रिलेवेंट हैं, अगर वो टू रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं तो वो इररिलेवेंट हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी फ्रेंड से मिली 5 साल पहले, 5 साल पहले मैं उससे मिली, मुझे आज कुछ अचानक हुआ, मैंने जाके उसका खून कर दिया। सो इससे हम कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए ईजिली कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं कर रहा है, कनेक्शन बहुत दूर का बन रहा है, टू रिमोट कनेक्शन है। तो इस सिचुएशन में हम उसको इररिलेवेंट कर देंगे क्योंकि वो अब हमारे लिए जो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने का प्रोसेस है उसको नहीं क्लियर कर पा रहा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिलेवेंट। आई थिंक यू आर गेटिंग एवरीथिंग ओके ना? कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ गाइस जस्ट गिव मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द फैक्ट इन इशू। आई थिंक फैक्टम प्रोबेंडम भी आपको समझ में आ गया है और जो है रिलेवेंट फैक्ट भी आपको समझ में आ गया है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, फैक्ट्स जो रिलेवेंट होते हैं किसी इशू से वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये फैक्ट नेसेसरी होते हैं कि टू प्रूव और टू डिसप्रूव समथिंग। कहने का क्या मतलब है गाइस कि हम कोई भी फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए रिलेवेंट फैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट ना? हम एक कड़ियाँ जोड़ रहे हैं, वी आर मेकिंग चेन्स कि हाँ भाई कैसे ये फैक्ट इससे रिलेवेंट है, कैसे ये इशू क्रिएट हुआ, कैसे इसको प्रूव या डिसप्रूव किया जाए। ये तो क्लियर हो गया, यही सब है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे डेफिनेशंस पे, जो कि फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन है। लेट्स रीड विद द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट इन इशू। द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। व्हाट डज इट मीन्स एंड इंक्लूड्स? फैक्ट इन इशू की वही दोनों है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी गई है कि इट मीन्स ऑल्सो एंड इट इंक्लूड्स ऑल्सो, कि एनी फैक्ट, कोई भी नॉर्मल फैक्ट फ्रॉम विच, जिससे कि इधर बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद, या फिर किसी फैक्ट्स के कनेक्शन के साथ, कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स, द एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का होना, द नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का नहीं होना, उसका नेचर, उसका एक्सटेंट किस चीज़ के लिए, किसी भी राइट के लिए, किसी भी लायबिलिटी के लिए, किसी भी डिसेबिलिटी के लिए, या तो असर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में, ये हमारा फैक्ट इन इशू कहता है। अब ऐसे डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। अब क्या है, सबसे पहले ये बात कर रहा है कि कोई भी फैक्ट जो है, फैक्ट इन इशू का बता रहा है कि मीन्स क्या करता है और इंक्लूड्स क्या करता है। कोई भी फैक्ट जो कि खुद या किसी कनेक्शन में किसी फैक्ट्स के साथ क्या बता रहा है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस
और नॉन एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस किस चीज़ की? किसी भी राइट की, कि ये राइट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा। कोई लायबिलिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है, जो नहीं एग्जिस्ट कर रही। कोई डिसेबिलिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। एजर्टेड और डिनाइड, इस सब चीज़ों के बारे में ये या तो अजर्ट कर रहा है, अजर्ट मीन्स उसको मान रहा है कि हाँ ऐसा है, और डिनाई मतलब मना कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्ट इन इशू। सो बेसिकली फैक्ट इन इशू कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि वो खुद या किसी फैक्ट्स के कनेक्शन के साथ कनेक्ट करके किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही उसके बारे में अजर्ट कर रही है एक पार्टी और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है। दो पार्टी होंगी ना, प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों होंगे। प्रोसिक्यूशन कहेगा हाँ भाई इसने खून किया है, डिफेंस कहेगा कि भाई मैंने तो नहीं किया। तो जहाँ से एक पार्टी एजर्ट कर रही है दूसरी डिनाई कर रही है तो ये इशू क्रिएट होगा और इसको हम बोलेंगे फैक्ट इन इशू। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। चलो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। Whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure, देखिए वैसे तो ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई कर रहा है, बट सीपीसी का इन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र कर रखा है, तो जस्ट लेट्स रीड ऑल्सो दैट। ये कह रहा है कि जो हमारा सिविल प्रोसीजर है, रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर है, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे इशू ऑफ फैक्ट दे रखा है, वाई इज इट? क्योंकि हम सीपीसी में ना इश्यूज फ्रेम करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है सीपीसी में, हम इश्यूज फ्रेम करते हैं, इसलिए ये इशू ऑफ फैक्ट का बता रखा है। द फैक्ट टू बी अजर्टेड द सेम, एक पार्टी अजर्ट करेगी एक पार्टी डिनाई करेगी। इन द आंसर टू सच एन इशू इज अ फैक्ट इन इशू। तो यही बता रखा है ये फैक्ट इन इशू जो होंगे वो सीपीसी में क्या होंगे और सीआरपीसी में। सीआरपीसी में हम कैसे डिफाइन करेंगे, सीआरपीसी में हम कैसे बताएंगे कि ये फैक्ट इन इशू है? क्या होगा सीपीसी में? चार्जेस फ्रेम होते हैं, चार्जेस फ्रेम करते हैं ना हम सीआरपीसी में। सीआरपीसी में हम चार्जेस फ्रेम करते हैं, भाई आप उस पर चार्ज लगाएंगे, चार्ज बनेगा सेक्शन 217 में, तो वो होंगे हमारे क्रिमिनल मैटर्स में। सिविल मैटर्स में हमारे ऑर्डर नंबर 14 में दे रखा है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। नाउ अच्छा एक चीज़ और, आपको मैंने बताया कि भाई जो सीपीसी है उसमें तो भाई ऑर्डर नंबर 14 में आपको बताया जाएंगे कि भाई इश्यूज फ्रेम हो रहे हैं। क्रिमिनल मैटर्स में हमने बताया कि चार्जेस हैं, पर चार्जेस जो हैं हम फ्रेम कर रहे हैं जिनसे हम फैक्ट इन इशू डिराइव करेंगे वो हमारे सीआरपीसी में तो हमें वारंट ट्रायल के लिए चार्जेस है। समन्स केसेस में क्या होगा? वारंट केसेस में हमने चार्जेस फ्रेम करे, समन केसेस में दीज आर ओनली एक्यूजेशंस होती हैं, क्योंकि हमें फॉर्मल चार्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती ना समन्स केस में, तो वो एक्यूजेशन से हमारा फैक्ट इन इशू क्रिएट हो जाएगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द रिलेवेंट एंड फैक्ट इन इशू। अब हम ज़रा थोड़ी सी एक बार इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं फैक्ट इन इशू की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ये क्या है? ये फैक्ट इन इशू है, ये हमारा प्रिंसिपल फैक्ट है, ये हमारा फैक्टम प्रोबेंडम है। अब इसे प्रूफ किया जाएगा फैक्टम प्रोबेंस के द्वारा, दैट इज द रिलेवेंट फैक्ट्स के द्वारा। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू। अब उसके ट्रायल के दौरान क्या क्या चीज़ें इशू में हो सकती हैं? दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी है? दैट ए इंटेंटेड टू कॉज बीज डेथ, ए के दिमाग में थी, एक इंटेंशन थी उसे मारने की। इंटेंशन इज़ अ फैक्ट, इंटेंशन जब होल्ड करे वो भी एक फैक्ट है ना, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट कब बन जाएगी?
जब उसने ऐसी इंटेंशन क्रिएट कर ली कि हम बी को मारेगा, और वो फॉल कर जाएगी सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक की प्रोविजंस में। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसको मिली कि हाँ भाई इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तो मैं जाके इसको मार ही दूंगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज दैट, टाइम ऑफ डूइंग दिस एक्ट उसने बी की डेथ कॉज करी, वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इनकेपेबल ऑफ नोइंग दिट्स नेचर, कि वो भाई अनसाउंड था माइंड से, वो थोड़ा पागल था, उसने वो पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और उसने उसे मार दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस उनसे कंसिडर किए जाएंगे, ये सब हमारे फैक्ट इन इशू में पार्ट लेंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, ये क्या क्या हुआ है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, वो रिलेवेंट फैक्ट में फॉल करेंगे, ये सब हम करेंगे। अभी तक के लिए हम ये कर लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक पढ़ने लगेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि रिलेवेंसी हमें कैसे क्रिएट करनी है। धीरे धीरे विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली रिलेवेंसी क्रिएट करने के जो वेज हैं वो हमें 5 से लेके 55 तक दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, इस वीडियोस को प्लीज़ देख लीजिएगा, जो पहले की प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, आज हमारा इतना ही करते हैं एंड होप यू आर ऑल गेटिंग इट। सो इन एनी केस इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट, आई रिस्पॉन्ड टू यू। चलो, okay guys, have fun, take care and study hard. All the best for your judiciary preparations. Just like and subscribe if you really like the channel. Thank you so much. Take care.